Welcome back बच्चों in another video of the excretory system. In this video we will discuss about the mechanism of urine formation. Actually हम लोगों ने जो previous video में internal structure of the nephron के बारे में बात करा, different parts of the nephron के बारे में बात करा और nephron को हम क्या कहते हैं, structural and functional unit of the किडनी कहते हैं. मीन्स जो किडनी का फंक्शन है, जो स्ट्रक्चर है, वो नेफ्रॉन की वजह से है. नेफ्रॉन ही किडनी का फंक्शन करता है. आज हम जो हमारा टॉपिक है वो हमारा है मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन. यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है. प्रीवियस वीडियो हमें इंश्योर करना होगा कि हमारा वो क्लियर हो, तो ये हमें समझ आ जाएगा. चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन. जो यूरिन का फॉर्मेशन का मैकेनिज्म है ये कंप्लीट होता है 3 स्टेप में. इट कंप्लीट्स इनटू 3 स्टेप्स. पहला आपको तीनों स्टेप्स का नाम पता होना चाहिए. तो पहली बात हमें यही नोट करनी है, इट कंप्लीट्स इनटू 3 स्टेप्स. कौन कौन से स्टेप्स हैं नाम देखते हैं. पहला स्टेप पे हम बोलेंगे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. दूसरा स्टेप को हम कहते हैं ट्यूबुलर सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन या सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन भी हम बोल सकते हैं. सेलेक्टिव reabsorption. And third step is the tubular secretion. ट्यूबुलर सिक्रीशन. तो इन्हीं 3 स्टेप्स के बारे में हमें बात करनी है. अल्ट्रा फिल्ट्रेशन समझना है, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन समझना है और अपना ट्यूबुलर सिक्रीशन समझना है. इसके पहले हमें जो ब्लड का पाथ है ना, यूरिन का पैसेज तो आपने प्रीवियस वीडियोस में देख लिया है. ब्लड का क्या पाथ है वो हमें क्लियर होना चाहिए. तो हमारा हार्ट से ब्लड चलता है. हार्ट का कौन सा चैम्बर? लेफ्ट वेंट्रिकल. लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड को पंप करता है. किसमें? अवोटा में. एंड अवोटा जो लोअर बॉडी पार्ट्स को सप्लाई करती है ब्लड, उसको हम बोलते हैं इंफीरियर अवोटा. एंड इंफीरियर अवोटा की ब्रांच जो किडनी के अंदर एंटर करती है उसको हम बोलते हैं रीनल आर्टरी. ठीक. रीनल आर्टरी की फाइनल जो ब्रांच होती, कई स्टेप पे ब्रांचिंग होगी, एंड फाइनल ब्रांच को हम बोलते हैं अफरेंट आर्ट्रियोल. अफरेंट आर्ट्रियोल अपना डिवाइड करके एक नेटवर्क ऑफ कैपिलरी बनाता है जिसे हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस. ठीक. ये बोमेंस कैप्सूल के अंदर ये स्ट्रक्चर होता है. दिस इज द नेटवर्क ऑफ कैपिलरी. नेटवर्क ऑफ कैपिलरी. और हम अगर आगे चलें, ये कैपिलरी फिर रीज्वाइन होकर, ये जो सारे कैपिलरीज हैं इधर ले चलते हैं आपको. ये कैपिलरी रीज्वाइन होकर क्या बनाती है? इफरेंट आर्ट्रियोल बनाती है. क्या बनाती है? 1 मिनट बेटा वेट करना, थोड़ा सा टेक्निकल इशू चल रहा है. हाँ, ओके. हाँ, ये जो ग्लोमेरुलस है ये अपना रीज्वाइन होकर, मीन्स नेटवर्क ऑफ कैपिलरी रीज्वाइन होकर
इफरेंट आर्ट्रियोल बनाता है, इफरेंट आर्ट्रियोल बनाता है। इफरेंट आर्ट्रियोल रीजॉइन होकर रीनल वेन बनाता है, रीनल वेन बनाता है, एंड रीनल वेन कम्स आउट फ्रॉम द किडनी, एंड ये रीनल वेन जाके ओपन होती है इंफीरियर वेना कावा में, इंफीरियर वेना कावा, एंड इंफीरियर वेना कावा फिर से जाके खुलती है वेना कावा में, एंड वेना कावा जाके हमारा हार्ट के राइट ऑरिकल में खुलता है। अगर हम यहाँ पे ये चैम्बर ना मेंशन करें, लेफ्ट वेंट्रिकल की हार्ट को पंप ब्लड पंप करता है, मींस हार्ट का चैम्बर लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करता है अवोर्टा को, तो हार्ट के पास ही जाके ये वेना कावा ओपन होता है। हार्ट का कौन सा चैम्बर? राइट ऑरिकल में। तो ये पूरा पैसेज है जो ब्लड का, ब्लड जैसे कैसे हमारे किडनी तक, इवन हम कहेंगे नेफ्रॉन तक कैसे पहुंचता है, वो इसी पैसेज से पहुंचता है। ठीक है। अब एक क्वेश्चन यहाँ अच्छा ये बनता है कि कौन सा ब्लड वेसल है जिसके पास मैक्सिमम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट होता है। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट प्रेजेंट होता है रीनल आर्टरी में। इट हैज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। क्यों? क्योंकि यही ब्लड जा रहा है अभी अपने ग्लोमेरुलस नेफ्रॉन के पास फिल्ट्रेशन के लिए, क्योंकि सारे बॉडी पार्ट्स से होते हुए ब्लड यहाँ पे पहुँचता है, इसलिए इसके पास मैक्सिमम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट प्रेजेंट होगा। ठीक है। ऐसे एक और क्वेश्चन आपका बनता है कि कौन सा ब्लड वेसल है जिसके पास मिनिमम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, तो वो है आपका रीनल वेन। कौन सा? रीनल वेन, क्योंकि अब ग्लोमेरुलस में ब्लड फिल्टर हो गया और जस्ट बाहर निकला है, तो इसके पास मिनिमम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट होता है। इसके पास क्या होगा? मिनिमम अमाउंट ऑफ N2 वेस्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट। ये भी एक अच्छा सवाल आपसे पूछ लिया जाता है। तो दोनों बातें याद रखनी है। मैक्सिमम अमाउंट नाइट्रोजनस वेस्ट का कहाँ होगा, कौन से आर्टरी, कौन से ब्लड वेसल में, और कौन से ब्लड वेसल में मिनिमम अमाउंट होगा। चलिए अब हम बात करेंगे यूरिन फॉर्मेशन के पहले स्टेप की, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की। तो अब इस डायग्राम को देखेंगे और इसी में हमें आपको समझना है। पहला स्टेप है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। पहला स्टेप क्या है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब ये नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को हम आपने देखा हुआ है। ये अफरेंट आर्ट्रियोल है, एक मिनट, हाँ, ये अफरेंट आर्ट्रियोल है जो रीनल आर्टरी से ब्लड आता है इधर, है ना, जिसमें नाइट्रोजनस वेस्ट सबसे ज़्यादा होगा। ये बोमेंस कैप्सूल है, ये अपना रीनल टिब्यूल है, पीसीटी होगा, हेनलेज लूप होगा, डीसीटी होगा, ये सारा कलेक्टिंग डक्ट होगा। तो हमने आपको ये एक बात बताई थी कल, यहाँ ये ग्लोमेरुलस है, ग्लोमेरुलस वाला पार्ट है, फिर ये ज्वाइन होकर इफरेंट आर्ट्रियोल के फॉर्म में बाहर आगे की तरफ चलता है, रीनल पेरीट्यूबुलर कैपिलरी बनाता है। फिर से इन दोनों आर्ट्रियोल में जो रिलेशन है, अफरेंट आर्ट्रियोल और इफरेंट आर्ट्रियोल के बीच जो रिलेशन है, अफरेंट आर्ट्रियोल का डायमीटर ज़्यादा होता है। अफरेंट आर्ट्रियोल का डायमीटर क्या होता है? ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू इफरेंट आर्ट्रियोल, सो दैट अमाउंट ऑफ ब्लड, या हम कहेंगे इनकमिंग अमाउंट ऑफ ब्लड इनसाइड द ग्लोमेरुलस इज मोर देन द आउटगोइंग ब्लड थ्रू द इफरेंट आर्ट्रियोल। तो यहाँ पे ब्लड का अमाउंट ग्लोमेरुलस में ज़्यादा पहुँचता है जितना ब्लड बाहर जाता है। तो ब्लड का प्रेशर यहाँ ग्लोमेरुलस में ज़्यादा हो जाता है एज कंपेयर टू अदर पार्ट ऑफ द ब्लड वेसल्स, सो दैट दिस इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर causes ultra filtration, causes filtration,
क्योंकि कैपिलरी की अगर हम बात करें, कैपिलरी की अगर हम बात करें तो कैपिलरी क्या होती है, परमिएबल होती है, परमिएबल होती है। तो ब्लड से, ब्लड का जो लिक्विड पार्ट है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, क्या कहते हैं, प्लाज्मा, इसके प्लाज्मा के साथ नाइट्रोजनस वेस्ट फिल्टर आउट होके बोमैन कैप्सूल के इस ल्यूमेन में पहुंच जाता है, ठीक है। और ये हमारा कंप्लीट होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, फर्स्ट स्टेप ऑफ द यूरिन फॉर्मेशन। वर्ड यहां पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्यों यूज करते हैं, क्योंकि यहां 3 लेयर से ये ब्लड हमारा फिल्टर होता है, इसलिए अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। वो 3 लेयर कौन सी हैं? पहली लेयर होती है कैपिलरी की वॉल, जिसे हम बोलते हैं एंडोथीलियम, एंडोथीलियम ऑफ कैपिलरी, पहली लेयर ये होती है। दूसरी लेयर होती है बोमैन कैप्सूल की एपिथीलियम, एपिथीलियम ऑफ बोमैन्स कैप्सूल। और इन दोनों के बीच तीसरी लेयर प्रेजेंट होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन। और इन्हीं तीनों लेयर्स को, इन तीनों लेयर्स को हम देखते हैं। ये जो कैपिलरी होगी इसकी लेयर एंडोथीलियम, ये वाली लेयर एपिथीलियम, और ये जो वाइट वाला पोर्शन है ये मटेरियल का बना हुआ एक लेयर होता है, और इसको भी क्रॉस करता है ब्लड का प्लाज्मा, या ब्लड फिल्टर होता है इस लेयर से भी, और इसको बोला जाता है बेसमेंट मेम्ब्रेन। इन 3 लेयर से ब्लड फिल्टर होता है, इसलिए हम बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। और ब्लड का कौन सा हिस्सा, लिक्विड पोर्शन ऑफ द ब्लड, लिक्विड पोर्शन ऑफ ब्लड, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, विद नाइट्रोजनस वेस्ट, विद नाइट्रोजनस वेस्ट filter out through 3 membranes, 3 membranes। और ये तीनों मेम्ब्रेन का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, एंडोथीलियम, बेसमेंट मेम्ब्रेन और एपिथीलियम ऑफ द बोमैन्स कैप्सूल, so that it is known as ultra filtration, इसलिए हम इसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। जो ब्लड का हिस्सा फिल्टर आउट होके इधर बोमैन कैप्सूल के ल्यूमेन में पहुंच जाता है, दैट इज नोन एज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। पोर्शन ऑफ ब्लड, पोर्शन ऑफ ब्लड which filter out into Bowman's capsule called glomerular फिल्ट्रेट। इसको हम क्या बोलेंगे, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। अब इस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में नेक्स्ट जो बात समझनी है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में नाइट्रोजनस वेस्ट तो होता ही है, उसके साथ साथ कुछ जो हमारे ब्लड में यूजफुल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं। यहाँ हम यहीं पे मेंशन करते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कंटेन्स
नाइट्रोजिनस वेस्ट along with some important nutrients जैसे ग्लूकोज हो गया, एमिनो एसिड हो गया, कुछ मिनरल्स हो गए, है ना, सोडियम आयन हो गया, क्लोराइड आयन हो गया, है ना, पोटेशियम आयन हो गया। ऐसे बहुत सारे अपना न्यूट्रिएंट्स जो है वो ब्लड से फिल्टर आउट होके इधर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में पहुंच जाता है, आ जाता है, जो कि हम आपके लिए, हम आपके सेल के लिए, हम आपकी बॉडी के लिए इसेंशियल हैं, जरूरी हैं, यूजफुल पार्ट हैं। तो इनको तो बाहर नहीं करना होगा, लेकिन हाँ नाइट्रोजिनस वेस्ट जो है, ये जो नाइट्रोजिनस वेस्ट है ये बॉडी के लिए हार्मफुल है, इसको बाहर करना होता है। इसलिए इनका फिर से ब्लड में एंट्री कराया जाता है, ब्लड का पार्ट बनाया जाता है, जिसे हम बोलते हैं रीएब्जॉर्प्शन। तो पहली बात आपको समझ आ गई, अल्ट्राफिल्ट्रेशन क्या है। अल्ट्राफिल्ट्रेशन का मतलब कि ब्लड का लिक्विड पोर्शन, प्लाज्मा, गेट्स फिल्टर आउट थ्रू द थ्री मेम्ब्रेन, एंडोथेलियम, basement membrane and epithelium, that is called ultrafiltration। and ultrafiltration के बाद क्या बनता है, glomerular filtrate। and glomerular filtrate के का जो composition है that contain nitrogenous waste along with some important nutrients, और इन्हीं न्यूट्रिएंट्स को फिर से ब्लड में ऐड करने के लिए हमारा नेक्स्ट स्टेप चलता है, जिसे हम बोलते हैं रीएब्जॉर्प्शन। एक और बात आपको समझनी है, वो ये समझनी है कि कितना हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हो जाता है या कितना हमारी किडनी कर लेती है, जिसे हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। अगर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट की बात करें तो 1 मिनट में दोनों किडनीज हमारी जो हैं वो लगभग 125 ml ऑफ द जो फिल्टर है, फिल्ट्रेट है, वो बना देती हैं। वो कितना है, 125 ml पर मिनट, दोनों किडनीज, बाई बोथ किडनी, बाई बोथ किडनीज। ठीक, ये 1 मिनट में इतना फिल्ट्रेट तैयार हो जाता है। अगर हम इसको थ्रू आउट द डे देखें, 24 आवर्स के लिए देखें, तो लगभग 180 लीटर, कितना, 180 लीटर पर डे फिल्ट्रेट ये ग्लोमेरुलस से बन जाता है। फिर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आया होगा कि 180 लीटर अगर फिल्ट्रेट बन रहा है तो 180 लीटर यूरिन भी बनेगा, तो ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आपको ये पर डे की बात करें तो यूरिन लगभग जो हमारा बॉडी से पास आउट होता है एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग में, वो लगभग 1 से 1.5 लीटर पर डे ही पास आउट होता है। मतलब क्या हुआ कि अब यहाँ पे सवाल आपका एक्चुअली जवाब में ही बदल रहा है। 180 लीटर में हम कह रहे हैं कि 1 से 1.5 लीटर ही पर डे यूरिन के फॉर्म में पास आउट करा जाता है। तो ये 179 या 178.5 लीटर कहाँ जाता है? इसमें अगर हम जो फिल्ट्रेट बना तो कितना बचा, 179 या फिर 178.5 लीटर पर डे। इतना फिल्ट्रेट का क्या होता है? तो ये फिल्ट्रेट का पार्ट अगेन रीअब्सॉर्ब टू द ब्लड,
और ये पूरे फिल्ट्रेट का अगर हम देखेंगे इन दोनों के बीच में रिलेशन, तो ये 99% पार्ट होता है फिल्ट्रेट का, और 99% पार्ट ऑफ द फिल्ट्रेट गेट्स रीअब्सॉर्ब्ड। क्या बोलेंगे? 99% पार्ट ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट gets reabsorbed। ठीक, और यहीं से हमारा बात होता है सेकेंड स्टेप ऑफ द यूरिन फॉर्मेशन, दैट इज द रीएब्जॉर्प्शन। और रीएब्जॉर्प्शन की बात एक्चुअली हमने समझ ली है, बस अब आपको यहां इस पिक्चर पे देखना है, इस डायग्राम पे देखना है ना। लगभग कितना 99% पार्ट ऑफ द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट गेट्स रीअब्सॉर्ब इनटू द ब्लड। अगेन अब यहाँ ध्यान से इसको देखो, पहले इस डायग्राम में देखो रीअब्सॉर्प्शन को कैसे समझोगे। इस सेकेंड स्टेप पे आ जाओ, 1 मिनट। हाँ, इस सेकेंड स्टेप को देखो, तो यहाँ जो फिल्ट्रेट अब इस रीनल ट्यूब्यूल से आगे की तरफ बढ़ेगा, रीनल पेल्विस की तरफ जाएगा, इसी में हमारा जो 99% पार्ट है जो यूजफुल है ना, उस यूजफुल पार्ट को अगेन रीअब्सॉर्ब करके अगेन पहुंचा दिया जाता है इस पेरीट्यूबुलर कैपिलरी में। ये अब इफरेंट आर्टरियोल डिवाइड होके क्या बनाती है? पेरीट्यूबुलर कैपिलरी। तो ये पेरीट्यूबुलर कैपिलरी में अगेन ऐड कर दिया जाता है, और पेरीट्यूबुलर कैपिलरी में अपना क्या है? दैट कंटेन्स ब्लड। ये हमारा ब्लड ही है। तो अगेन वो यूजफुल पार्ट ऑफ द फिल्ट्रेट बिकम पार्ट ऑफ ब्लड। तो इसको हम बोलते हैं ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन या रीएब्जॉर्प्शन। अब इस डायग्राम पे आ जाओ, और कौन से हिस्से में क्या रीअब्जॉर्प्शन होता है वो आपको समझना है। अब इस एरो को आपको देखना है, जो रीनल ट्यूब्यूल से दूर की तरफ एरो जा रही है, ये वाली एरो सिर्फ रीनल ट्यूब्यूल से दूर की तरफ एरो जा रही है। एक एरो ऐसी है जो रीनल ट्यूब्यूल की तरफ आ रही है, ये अभी नहीं देखना है, सिर्फ वो एरो देखने हैं जो रीनल ट्यूब्यूल से दूर की तरफ जा रही है। ये है आपका पीसीटी का पार्ट। पीसीटी में जो आपके मिनरल्स, आयंस हैं उनका, और लगभग सारे न्यूट्रिएंट का रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। अगेन दे बिकम पार्ट ऑफ द ब्लड, और इस पार्ट में मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है। मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है पूरे नेफ्रॉन के। अगर हम पार्ट्स देखें तो पीसीटी में मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन मिनरल आयंस का, एंड ऑलमोस्ट ऑल न्यूट्रिएंट्स गेट्स रीअब्जॉर्ब्ड बाय दिस रीजन ऑफ द नेफ्रॉन। फिर आता है हमारा दूसरा हिस्सा, दैट इज द लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले के डिसेंडिंग लिम्ब से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है, दे बिकम पार्ट ऑफ द ब्लड। एंड जो असेंडिंग लिम्ब है, ये वाला असेंडिंग जो लिम्ब है, इससे आयंस का रीअब्जॉर्प्शन होता है, ब्लड का पार्ट बन जाता है। ठीक, अब उसके बाद डीसीटी वाले रीजन में आ जाएंगे। डीसीटी वाले रीजन में कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है। ये नॉर्मली नहीं होता बट कंडीशनली होता है, जब बॉडी में वाटर की स्कार्सिटी होती है तब। आयंस का, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन डीसीटी वाले रीजन में होता है। एंड इसके साथ साथ कलेक्टिंग डक्ट में भी कुछ रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस चलता है। वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है, दैट इज ऑल्सो कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन। एंड कुछ अमाउंट यूरिया का बाहर आ जाता है, रीअब्जॉर्ब हो जाता है, और रीअब्जॉर्ब होके ब्लड में नहीं जाता, ये आता है रीनल ट्यूब्यूल में। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस हमारा रीअब्जॉर्प्शन का चलता है। पीसीटी में मैक्सिमम, लूप ऑफ हेनले में डिसेंडिंग लिम्ब में वाटर, असेंडिंग लिम्ब में सिर्फ आयंस, और इधर डीसीटी में आयंस एंड वाटर का रीअब्जॉर्प्शन, कलेक्टिंग डक्ट में सिर्फ वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है। और ये हो गई आपके डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द रीअब्जॉर्प्शन की बात खत्म। रीअब्जॉर्प्शन में कौन से पार्ट में क्या रीअब्जॉर्ब होता है ये आपको नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट स्टेप आता है कौन सा? आपका यूरिन फॉर्मेशन का
लास्ट स्टेप दैट इज द ट्यूबुलर सिक्रीशन। कौन सा स्टेप? ट्यूबुलर सिक्रीशन। ट्यूबुलर सिक्रीशन का पहले मीनिंग समझना है। ट्यूबुलर सिक्रीशन का मतलब है, यहां पे आ जाओ, पहले हम पहले वाले डायग्राम पे आते हैं। ये थर्ड स्टेप आप देख रहे हो, ट्यूबुलर सिक्रीशन। जो ये ब्लड है, यहाँ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से जो ब्लड इफरेंट आर्ट्रियोल के थ्रू पेरीट्यूबुलर कैपिलरी में आया, इस ब्लड में बाई चांस जो हमारा कोई हार्मफुल सब्सटेंस बच गया, जो फिल्ट्रेशन के दौरान ब्लड से अलग नहीं हो पाया, तो उन हार्मफुल केमिकल्स को अगेन ब्लड से रीनल ट्यूब्यूल में ऐड करना, दैट इज द क्या? ट्यूबुलर सिक्रीशन। ठीक है, तो यहां पे क्या बात हम नोट करेंगे? लेफ्ट आउट पार्ट ऑफ द नाइट्रोजनस बेस्ड इन रीनल ब्लड वेसल, एक्चुअली पेरीट्यूबुलर कैपिलरी, लेफ्ट आउट पार्ट ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट या वेस्ट मटेरियल, नाइट्रोजनस वेस्ट, या फिर आप यहां पे सिर्फ वेस्ट मटेरियल लिख सकते हो, वेस्ट फ्रॉम पेरीट्यूबुलर कैपिलरी टू left out part of the nitrogenous waste from peritubular capillary gets reabsorbed, gets absorbed again by renal tubule called tubular secretion। क्या बोलेंगे इसको? ट्यूबुलर सिक्रीशन। अब इस डायग्राम में देखो और आपको ट्यूबुलर सिक्रीशन समझना है। अब आपको दूसरी वाली एरो देखनी है जो रीनल ट्यूब्यूल की तरफ जा रही है, ये वाली एरो, ये वाली एरो, ये सारी एरोज आपको देखनी है। पीसीटी में रीअब्जॉर्प्शन होता है अमोनिया का, हाइड्रोजन आयन का, पोटेशियम आयन का, और हेनलेज लूप में कोई ट्यूबुलर सिक्रीशन नहीं चलता। ये ब्लड से ये वेस्ट एक्स्ट्रा हाइड्रोजन आयन, एक्स्ट्रा अमोनिया या पोटेशियम आयन है, वो ब्लड पेरीट्यूबुलर कैपिलरी से रीनल ट्यूब्यूल में ऐड कर दिया जाता है। ठीक, लूप ऑफ हेनले में ऐसा कुछ नहीं चलता। लूप ऑफ हेनले में यूरिया का जो कलेक्टिंग डक्ट से आता है वो अगेन इधर लूप ऑफ हेनले के असेंडिंग लिम्ब में ऐड कर दिया जाता है। ये डीसीटी में अगेन पोटेशियम आयन, अमोनिया आयन, हाइड्रोजन जो अगर पेरीट्यूबुलर कैपिलरी में लेफ्ट आउट हैं, बचे हुए हैं, देन दे अगेन बिकम पार्ट ऑफ द रीनल ट्यूब्यूल, जिसे हम यूरिन कह सकते हैं। अब सिक्रीशन हो गया, ट्यूबुलर सिक्रीशन हो गया, रीअब्जॉर्प्शन हो गया, तो जो हमारा फिल्ट्रेट बचा, रीनल ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट यहाँ जो बचेगा, दैट इज ऑलमोस्ट यूरिन। ये अब हमारा सिर्फ क्या है? यूरिन है, जो कलेक्टिंग डक्ट अपनी जाके कहाँ खुलेगी? डक्ट ऑफ बेलेनी में। कलेक्टिंग डक्ट कहाँ खुलती है? डक्ट ऑफ बेलेनी में। और डक्ट ऑफ बेलेनी खुलता है रीनल पेल्विस में। रीनल पेल्विस आपको पता है कहाँ खुलता है? यूरेटर में। यूरेटर कहाँ खुलता है? यूरिनरी ब्लैडर में। और इस तरह से हमारा यूरिन जो है वो फॉर्म हो चुका है। और यूरिन आपका इस पैसेज से कलेक्टिंग डक्ट के बाद डक्ट ऑफ बेलेनी, फिर रीनल पेल्विस, रीनल पेल्विस से कहाँ पे? यूरेटर, यूरेटर से आगे यूरिनरी ब्लैडर में जाके स्टोर हो जाता है। ठीक है, जो टेम्परेरी स्टोरेज का काम किया जाता है यूरिनरी ब्लैडर के थ्रू, वहां जाके अपना यूरिन टेम्परेरीली स्टोर कर लिया जाता है फॉर सम टाइम। एंड जैसे ही हमारा
यूरिनरी ब्लैडर अपना फिल होता है तो मिक्चुरेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। हम अपना हमारे में अर्ज आता है एंड हम वी पास आउट द यूरिन, ठीक है। और ये पूरा आपने जो प्रोसेस देखा तीनों, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है ना, रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रीशन, ये हमारे तीनों स्टेप्स कंप्लीट हो गए अपना यूरिन फॉर्मेशन का। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसको आपको एक बार दो बार इसको देखना है, तैयार करना है एंड डायग्राम जरूर बनाने हैं और आपके लिए ये बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक। अगर कोई डाउट्स हैं, कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपने डाउट्स को सेंड कर सकते हैं, आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे हम। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट वीडियो इज़ द लास्ट वीडियो ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसमें हम थोड़ा सा यूरिन का बात करेंगे, यूरिन का क्या कंपोजिशन है एंड जो एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है बच्चों आज का, है ना। यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है, यूरिन फॉर्मेशन का मैकेनिज्म क्या है, और इसको आप तैयार करो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू।